हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में। आज के इस वीडियो से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी तक लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड करने के साथ साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनके लेक्चर्स आप सभी को मिलते रहेंगे और उसी लेक्चर में ही, कोई अलग से लेक्चर नहीं आएगा, उसी लेक्चर में ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे। टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी चलता जाएगा। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम अभी तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहां पर आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद हम उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अब दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए यह सुटेबल है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं और जो डेली क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, उन दोनों ही बच्चों के लिए अब हम वीडियोज प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जरूर आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यूनिट फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी लेक्चर्स अभी तक अपलोड हुए हैं उन सभी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारा अगला वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए हम इसके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले मेजरली ऐसा देखा गया है कि सभी यूनिवर्सिटीज में केवल 3 प्रकार के मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे छोटे छोटे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस पर हम ऑलरेडी अभी नहीं बनाए हैं, लेकिन हम आगे चलकर बता देंगे आप सभी को जब वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर हम केवल लॉन्ग आंसर टाइप पर बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमारे पास मेजरली 3 प्रकार के या मेनली 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इफ द रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप यह बताइए कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो इस पर हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमारे ऑलरेडी कवर हैं। आते हैं इस पॉइंट पर, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन ड्रा करना है। जैसा कि हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में देखा था, फर्स्ट ऑर्डर में देखा था, वैसे ही यहां पर सेकेंड ऑर्डर में भी देखेंगे। लेकिन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन ड्रा किया जाता है वो 2 प्रकार से ड्रा किया जाता है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, 2 प्रकार से ड्रा किया जाता है। पहला सिचुएशन जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन सेम होते हैं, दूसरा सिचुएशन जब हमारे रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर हमारे पास बोला गया है इफ द रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन, जब उनके पास अलग अलग कंसंट्रेशन होंगे, तो इस सिचुएशन में हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट को ड्रा करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले तो यही बताना होगा। तो जब हम ये बता देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या है, उसके बाद हमें बताना होगा कि कंसीडरिंग
द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स डिफरेंट, डिड्यूस द रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला ही क्वेश्चन है, बस उसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि सबसे पहले तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके बाद आप सभी को बताना है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन ड्रा करना है, और वो भी कब ड्रा करना है, जब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगे। इनिशियल सिचुएशन में यह भी बात ध्यान में रखना कि इनिशियल कंसंट्रेशन जब दोनों अलग होंगे तो इस सिचुएशन में हमें इसे ड्रा करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम बताएंगे। आइए बात करते हैं अपने तीसरे प्रकार के क्वेश्चन के बारे में कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से कैसा एक और प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में तो अभी मैंने आप सभी को बताया नहीं है, लेकिन आगे चलकर मैं बता दूंगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें पहले बताना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है। ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर सेम। ध्यान दो, यहां पर देखो, यहां पर मैंने अभी तक ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में मैंने कहा कि डिफरेंट हैं, यहां पर भी मैंने बोला, यहां पर भी मैंने बोला, लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं कि सेम है। यानी कि इस बार हमारा एक अलग प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन इस बार जब ड्रा करना है तो जो इसके रिएक्टेंट्स होंगे उनके कंसंट्रेशन सेम होने चाहिए। तो ये तीन प्रकार के मेनली ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आप सभी लोग नोट डाउन करना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलिए इसके हम पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे, और इसके सभी नोट्स आप सभी को टेलीग्राम पर जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके बाद आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई भी देरी नहीं होगी। तो चलिए अपने टॉपिक की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट कि क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम कई प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसे रेट एक्सप्रेशन की सहायता से भी समझ सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं ये हम एक्सपेरिमेंटली ही चेक कर सकते हैं, इसे हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, तो एक तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं और कई भी प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन मैं दो प्रकार से चलिए समझा देता हूं। सबसे पहला तरीका तो यही है समझने का कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जब दो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में बदलाव होने से रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इस सिचुएशन में उस रिएक्शन को ही हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैंने क्या कहा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे? जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें दो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में बदलाव होने से रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये एक प्रकार से हो गया। दूसरे प्रकार से भी समझ लेते हैं। मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, लेट अस सपोज, हम सपोज कर लेते हैं, यहां पर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, यहीं पर चलिए समझा देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी एक दूसरे से रिएक्शन किए और हमारे पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए P। ठीक है, ऐसा हम करते हैं A प्लस बी, चलो यही समझा देते हैं। देखो, दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट किए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए, तो इन दोनों के अगर कंसंट्रेशन में बदलाव होने से रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो इसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरे प्रकार से समझो, अगर कोई रिएक्शन है हो रहा है जिसमें हमारे पास एक ही कंसंट्रेशन है, सपोज कर लेते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, यह बात ध्यान में रखना कि एक ही रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो अगर, तो इस सिचुएशन में भी इस रिएक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है, लेकिन इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो सकता है।
जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं तो। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में क्या करते हैं, इसका अगर हम रेट एक्सप्रेशन ड्रा करते हैं dx अपॉन में dt, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू मिलता है स्मॉल k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a⁻²। मैंने आप सभी को बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम केवल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही देख सकते हैं, और अगर आपके सामने उसका रेट लॉ डिफाइन किया गया हो, जो ये हमारे पास ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन है जो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है, इसके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो a⁻² लिखा गया है, कंसंट्रेशन ऑफ a⁻², यानी कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वह सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई, यानी कि ये दोनों ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम पता कर सकते हैं दो तरीके से। कॉन्सेप्ट समझ में आया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का? अब यहां पर और भी आगे समझते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे पहचानते हैं जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाता है, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं हर वीडियो में, उसके बाद ही पूरी चीजों पर बात करूंगा। तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर केवल एक ही रिएक्टेंट है और वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस रिएक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तभी कह सकते हैं जब हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह 4 गुना हो जाएगा। ध्यान से सुनना, उसका डबल होगा, हमेशा 2 से गुणा हो जाएगा, या उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर ही होगा। अगर हम इस A के कंसंट्रेशन को 4 गुना करते हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह 16 गुना हो जाएगा। ध्यान में रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या मैं कहना चाहता हूं कि इसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तभी कहेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कब कर रहे थे? जब हम इसके कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा दें, कितना भी घटा दें, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी फर्क ना पड़े। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कब कर रहे थे? जब इसके कंसंट्रेशन में बदलाव करें तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलेगा। जितना हम इसके कंसंट्रेशन को बदलेंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलेगा, यानी कि उसके एकदम अगर हम इसे डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। इसे हम 4 गुना करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम घटाएंगे तो भी वो घट जाएगा। लेकिन जो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसमें अगर हम 2 गुना करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाएगा। अगर इसे हम 4 गुना करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 गुना हो जाएगा। अगर इसे हम 8 करेंगे तो 8 × 64 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई, यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो अब चलिए हम समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। जो कॉन्सेप्ट था मैंने आप सभी को बता दिया। अब डिफिनीशन पर बात करते हैं, जो हर बुकों में देखने को मिलता है। ए रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे इफ इट्स रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या कहता है? यही चीज कह रहा है, कुछ और नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि कोई भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा अगर कब कहलाएगा? जब उसका रेट एक्सप्रेशन या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह 2 रिएक्टेंट्स के 2 टर्म के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, तो उसे को ही हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये तो लिखने वाली बात है, जो समझने वाली बात थी वो यहीं पर थी। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ये अभी बात ध्यान में रखना। तो मैं इसे काट ही देता हूं, नहीं तो छाप डालोगे तुम सब और फिर कहोगे सर जी गलत पढ़ा दिए। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पर कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर बाय एन एल्कली, यह भी हमारे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर आता है, यानी कि CH3COO और हमारे पास है C2H5 एंड प्लस NaOH। ठीक है, अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा
और इसी में अगर हम बात करें डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद इसको मैं समझाता हूं। तो देखो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, तो ओजोन की अगर बात किया जाए तो O3 मिलता है, और ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो हमारे पास मिलता है O2। ये दोनों बैलेंस कब हो सकते हैं? जब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस भी हो गया रिएक्शन। ये मैंने इसलिए ऐसा बताया क्योंकि आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे ना तो हो सकता है ये रिएक्शन भूल जाओ, लेकिन जब मैंने यहाँ पर समझा दिया कि इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे तो अब नहीं भूल सकते। ठीक है, तो यह बात ध्यान में रखना। अब चलिए इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं हो जाएगा, बस यही होगा कि यहाँ पर CH3COO टूट जाएगा माइनस के रूप में और C2H5 प्लस के रूप में टूट जाएगा। यहाँ पर Na प्लस के रूप में टूट जाएगा, OH माइनस के रूप में टूट जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3COO और बन जाएगा Na, एंड यहाँ पर हमारे पास प्लस में बनेगा C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक, तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हुए। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप सबके बुक में दिए रहेंगे। अगर आपको बहुत पढ़ने का मन करे तो बुक आप लोग अपने पास के दुकान से ले लीजिएगा, या फिर पूरे बुक का लिंक आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम 2 प्रकार के एग्जाम्पल इसलिए बताए हैं क्योंकि आगे चलकर हमें रिएक्शन देखने को मिलेंगे जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के होंगे। उसमें क्या होगा कि कई ऐसे रिएक्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे जो कुछ इस प्रकार के होंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ना कि एक ही रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तब भी इस सिचुएशन में हमारा वह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बन सकता है। 2 रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो भी इस सिचुएशन में इसका रेट ऑफ रिएक्शन यह भी सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के कंसंट्रेशन में जब बदलाव होता है तभी जाकर यह रिएक्शन कंप्लीट होता है, और इसी को वजह से इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जबकि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा था, अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें मैंने आप सभी को बताया था, क्या बताया था कि जब हमारे केन शुगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों ने देखा था कि 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो तो केवल एक ही था, मैंने बताया था ना। और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाता है, हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते, यह बात ध्यान में रखिएगा। जबकि यहां पर हमने बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर दोनों के कंसंट्रेशन में बदलाव होगा, जबकि वहां पर H2O मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में हम कितना भी बदलाव करते रिएक्शन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर हो गई? तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो हो चुका है कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब इसके हम रेट एक्सप्रेशन पर बात करेंगे, तो चलिए इसके रेट एक्सप्रेशन पर भी बात करते हैं। तो चलिए अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन पर बात करते हैं। मैंने आप सभी को पहले ही समझा दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनके 2 प्रकार के रेट एक्सप्रेशन होते हैं। पहला सिचुएशन जब हमारे दोनों ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन सेम हो, दूसरा सिचुएशन जब हमारे दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। तो इस सिचुएशन में हमारा दोनों कंडीशन में रेट ऑफ एक्सप्रेशन पता करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला कंडीशन आता है कि व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, पहला कंडीशन, या फिर और बोथ रिएक्टेंट्स हैव इक्वल कंसंट्रेशन। पहला ही कंडीशन कहता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं या तो वो केवल एक ही हो, या फिर 2 भी अगर रिएक्टेंट हैं तो उनके जो कंसंट्रेशन हो वो सेम हो। तो इस प्रकार के रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी कि पहला कंडीशन हम सेटिस्फाई, यानी कि पहले कंडीशन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि कंसीडर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हमने सपोज कर लिया कि कोई एक रिएक्शन हमारे सामने दिया गया है और वह सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 रिएक्शन मैंने सपोज कर लिया। पहला रिएक्शन जिसमें हमारे रिएक्टेंट
एक ही है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग, अब यहां पर एक सवाल उठ सकता है कि सर अगर हम एक ही रिएक्टेंट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें हमारे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया है? इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 बताई जा रही है। तो एक्चुअली ये इसलिए लिखा गया है जिससे हम ये समझ सकें कि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, जनरली अगर हमें समझना है तो हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये लाइन आप नहीं भी लिखते हैं तो भी आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये वाला लाइन नहीं पूछा जाएगा, केवल ये वाला लाइन पूछने के मकसद से पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो ये कहता है कि ओनली 1 रिएक्टेंट के लिए, लेकिन ओनली 1 रिएक्टेंट हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बोथ रिएक्टेंट्स हैव इक्वल कंसंट्रेशन, यानी कि ये वाला पॉइंट पूछा जाता है। लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉइंट एक ही हैं, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं कि अगर ये भी गलती से भी पूछ ले तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, अब चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि हमारा एक रिएक्टेंट जब रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, 2 रिएक्टेंट रिएक्शन किए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिए, और इन दोनों रिएक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं, यानी कि ये दोनों रिएक्शन हमारे सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही सपोज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का एक कंसंट्रेशन होगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो इस रिएक्शन का एक इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, तो इसे हम कहते हैं स्मॉल a, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अभी 0 होगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन है। अगर इस रिएक्शन की बात किया जाए तो इनिशियल कंडीशन में इसका भी रिएक्टेंट a है, और हमने सपोज कर लिया है कि दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन इक्वल होंगे, इसलिए इसका भी a होगा और इसका भी a होगा। ठीक है, एक बारी मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा एक्सपेंड करके मैं लिख देता हूं जिससे आप लोगों को और भी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसे ही हमें समझना है, उसके बाद तो ये लाइन लिखना ही है, जो चीज़ें मैंने आप सबको ऑलरेडी समझाया ही रहूँगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट ऐसे सपोज कर लेते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा देते हैं, और एक सिचुएशन ऐसा सपोज कर लेते हैं a + b, और ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब देखो इनिशियल सिचुएशन में हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारा t = 0 है तो इसका कंसंट्रेशन होगा स्मॉल a और इसका कंसंट्रेशन होगा 0। t t समय पर इसका कंसंट्रेशन हमने अभी तक यही सपोज किया है कि a - x हो जाएगा, क्योंकि x जो कंसंट्रेशन है वह डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, t = 0 समय पर इसका कंसंट्रेशन स्मॉल a है तो इसका भी कंसंट्रेशन स्मॉल a ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इक्वल कंसंट्रेशन कहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो 0 ही होगा। t = t समय पर इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? अगर हमारे पास x कंसंट्रेशन डिकम्पोज हो रहा है तो इसमें से a - x बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास भी बचेगा a - x, और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो तो डबल हो जाएगा। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो लिखें चाहे ना लिखें। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है लेट a बी द, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, लेट a बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स, यानी कि दोनों ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन स्मॉल a, या फिर इस सिचुएशन में देंगे तो स्मॉल a दोनों ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है। एंड हम सपोज कर लेते हैं कि t समय पश्चात, स्मॉल t समय पश्चात a - x केवल कंसंट्रेशन बचेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं t समय पश्चात a - x रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बचे, यहाँ पर भी a - x रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो, अब हम दोनों प्रकार के रेट ऑफ रिएक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसे हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल r, क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है, और स्मॉल r = होगा हमारे पास dx/dt, और यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया है कि t समय पश्चात
जो रिएक्टेंट होगा उसका X कंसंट्रेशन डिकम्पोज हो चुका रहेगा, इसलिए इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, आते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। दूसरे प्रकार के रेट एक्सप्रेशन को अब हम लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, स्मॉल और इज इक्वल टू हमारे पास होगा स्मॉल के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। ठीक है, तो अगर हम ए का कंसंट्रेशन बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास t समय पश्चात a माइनस एक्स बचा है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा स्मॉल के कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b। तो इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में हम देखेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल के और यहाँ पर मिलेगा a माइनस एक्स टू पावर 2। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो k इंटू ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन हमारे सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए मैं यही लिखता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, आप एकदम सही हैं। ठीक है, आते हैं अगले स्टेप पर, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग COMPARING, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल ही होगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू हमारे पास होगा स्मॉल के एंड कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स टू द पावर 2। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और यहीं से हमारा अगला काम शुरू होगा। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो हम सब कुछ जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सभी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, यह वीडियो अब लगभग 30 मिनट का तो हो चुका है, इससे बड़ा अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में अपलोड कर देंगे। और यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया है। अभी हमारा पहला सिचुएशन बात हो रहा था जब हमारा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन सेम होंगे, लेकिन अब जब हमारा अगला लेक्चर आएगा तो उसमें पहले इसके कंसंट्रेशन जब सेम है तो इसके लिए अभी रेट एक्सप्रेशन पूरा ड्रा नहीं हुआ है, इसी को ही अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमारा रेट एक्सप्रेशन ड्रा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें करीब 10 मिनट का और समय लगेगा। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि जब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन अलग अलग हैं तो इस सिचुएशन में हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन क्या होंगे। तो उस दोनों चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर में बात कर लेंगे। यह लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी इसमें करीब मानकर चलिए कि आधे घंटे का तो और लेक्चर बचा ही है। ठीक है, तो आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को ऐसे ही वीडियोज और चाहिए या नहीं चाहिए, बताइए, जिससे मुझे भी समझ में आए कि हाँ ऐसा जब मैं कर रहा हूँ तो आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ उसके फुल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।